हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल और हमारा जो विषय है वो है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत हमारा आधे से ज़्यादा होने को है। जल्दी ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम चलेंगे फिर मध्यकालीन भारत की ओर, फिर चलेंगे हम आधुनिक भारत की ओर। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं आधुनिक भारत से। मध्यकालीन भारत से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से, मौर्य काल से, गुप्त काल से। छोटे जो और भी साम्राज्य हुए हैं, वंश हुए हैं, वहां से भी पूछे जाते हैं, पर कम संभावनाएं रहती वहां से। लेकिन हमारा काम क्या है कि जितने भी साम्राज्य हो, जितने भी वंश हुए, सभी के बारे में हम बिल्कुल पढ़ के चलें। वहाँ की शासन प्रणाली को हम पढ़ेंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी रही उस समय पे, महिलाओं की स्थिति कैसी रही, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है हमारे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो है आपका गुप्त साम्राज्य के लेक्चर नंबर 2 आज का। लेकिन वैसे लेक्चर नंबर ये 14 है, 14 का लेक्चर है ये। प्राचीन भारत का ये 14वां लेक्चर है और गुप्त साम्राज्य का ये दूसरा है। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे इनके पुत्र कुमारगुप्त के बारे में। और फिर पढ़ेंगे हम स्कंदगुप्त के बारे में। इनके बीच में छोटे वगैरह और भी कुछ प्रशासक, कुछ शासक राजे हुए हैं, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हुए हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त से पहले एक हुए हैं रामगुप्त, जहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस वो शासन पे बैठे हैं, उनकी हत्या कर दी गई और वो मतलब चल बसे, जैसे भी है। तो क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रहती हैं जिन्होंने अच्छे खासे समय पे शासन किया है, शासन प्रणाली पे नियंत्रण किया है, जहां से कुछ क्षेत्र विजित किए हैं। ऐसे साम्राज्य, ऐसे शासक के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। इससे पहले हमने श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा था, घटोत्कच गुप्त के बारे में पढ़ा था, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा था, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, इससे पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक करने वाले हैं और जो भी हमें पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आप, अपना ऐप है शिक्षा युग 2.0, इससे आप डाउनलोड कर लेना, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है। ये जो कंटेंट है आपका सफिशियंट कंटेंट है, काफी अच्छा कंटेंट, हाईलाइट भी किया गया है ताकि आपको दुविधा न हो पढ़ने में, आपकी रुचि जागे पढ़ने में, इसलिए इसको हाईलाइट भी किया गया है। आपको फ्री मिल रहा है, खर्चा लगा हमारा, बाकी आपको फ्री मिल रहा है। तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। पीडीएफ को भी शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के पास जिनको प्रिपरेशन करनी है, जिनका प्रारंभिक लेवल है या जिनका यूपीएससी लेवल स्टार्टिंग से। तो अपने सामान्य परिवार से, बड़े लेवल के तो आपको पता है, दिल्ली मुखर्जी नगर जाते हैं, राजेंद्र नगर जाते हैं, जहां भी जाते हैं। मैं भी खुद मुखर्जी नगर से प्रिपरेशन करके आया हूँ, वहां भी मैंने 3-4 साल लगाए हैं। लेकिन हर बच्चे की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो मुखर्जी नगर जा सके, जयपुर वगैरह, चंडीगढ़ वगैरह शहरों में जा सके। तो उन बच्चों के लिए सीरीज अच्छी खासी कारगर साबित हो सकती है। तो आप वीडियो और ये नोट्स आप दोनों शेयर करें जरूर। आज हम स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन से, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जानते हैं विक्रमादित्य के नाम से। आपने देखा होगा ना एक विक्रम बेताल एपिसोड आते थे कई बार, वो थोड़ी सी स्टोरी रोमांचक बना दी जाती थी, वो ये इसी से रिलेटेड होते थे विक्रम बेताल की। यहाँ देखते हैं गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के पश्चात श्री गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है, परंतु इन दोनों के बीच में एक और शासक होते हैं, राजा होते हैं, जिनका नाम है रामगुप्त। अब रामगुप्त क्या है, एक दुर्बल कमजोर शासक हैं। इस समय शक है, वो शक जो साम्राज्य हमने इससे पिछले अध्याय में पढ़ा था, शक साम्राज्य के बारे में, कुषाण साम्राज्य के बारे में। शक क्या करते हैं, इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और ये वहां पे हार जाते हैं, ये पराजित हो जाते हैं। अब शकों के साथ समझौता होता है। ये अपनी पत्नी है, जिनका नाम है पत्नी का ध्रुव देवी, ये अपनी पत्नी को शकों को सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब श्रीगुप्त के, ये रामगुप्त के छोटे भाई हैं कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त के छोटे भाई हैं कौन, ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ये इस बात को सहन नहीं कर पाते कि हमारे घर की मर्यादा, भैया आप हार गए, हमारे घर की मर्यादा आप उनको सौंप रहे हैं। ये क्या करते हैं, शकों से लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, शकों को हरा देते हैं, अपने भाई को मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, और अपनी भाभी यानी कि उनकी जो पत्नी है उनके साथ ये खुद विवाह कर लेते हैं कि आप तो हमारी मर्यादा को खत्म कर रहे थे, तो हम ऐसा नहीं करने देंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। रामगुप्त जो एक दुर्बल शासक है,
विशाखा दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठे हैं। किससे? देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है, वहां से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद जो शासक हुए हैं वो रामगुप्त हुए हैं। रामगुप्त का शकों से पराजित हो जाते हैं, रामगुप्त शकों से पराजित हो जाते हैं तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच रामगुप्त के एक छोटे भाई भी होते हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हीं को बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये क्या करते हैं? इन्होंने शकों के साथ युद्ध किया, शकों को ये पराजित कर देते हैं और रामगुप्त की हत्या कर देते हैं, और रामगुप्त की हत्या के बाद उनकी पत्नी से ये विवाह कर लेते हैं। ऐसी घटना होती है यहाँ पे, और ये सबसे ये भी एक विशाल साम्राज्य खड़ा करते हैं, और बहुत कुछ है इनके बारे में भी देखते हैं। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है। कभी आप दिल्ली कुतुब मीनार जाओगे घूमने के लिए तो वहां पे एक लौह स्तंभ है जिसको मेहरौली का स्तंभ भी बोलते हैं। पर एक खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नाम के किसी राजा की कीर्ति का, यानी कि उनकी व्याख्या की गई है, उनकी कीर्ति का मतलब उनकी महानता का वर्णन किया गया है, और वही से संपर्क किया जाता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही हैं जिनके बारे में ये वर्णन किया गया। इतिहासकारों ने वहां से अटैचमेंट किया कि ये जो व्याख्या की गई है वो किसके बारे में है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में है, जहां पे चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन है वो किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उदयगिरी गुहा अभिलेख है, उदयगिरी का गुहा अभिलेख है, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का भी उल्लेख मिलता है। उदयगिरी की गुहा अभिलेख यानी गुफा में जो अभिलेख लिखे हैं उसमें भी इनकी विजयों का, इनकी जीत का उल्लेख मिलता है। उसके शासनकाल में कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभ पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है। पहला इनकी कालक्रम की दृष्टि से, इनकी दृष्टि, इनके जो इनका टाइम पीरियड रहा है उनके अनुसार मथुरा का जो स्तंभ लेख है वो पहला प्रमाणिक यानी कि ऑथेंटिक गुप्त लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख मिलता है, जिसमें तिथि का फिर उल्लेख मिलता है। इनके बारे में और जानते हैं। ये एक कंडीशन और भी करते हैं, एक बड़े क्षेत्र पे शासन करने के लिए ये वैवाहिक संबंध ज्यादा स्थापित करते हैं, यानी कि एक जगह खुद की शादी कर ली जाती है एक बड़े वंश में, एक जगह अपने पुत्र की शादी कर देते हैं, वहां से भी रिश्तेदारी हो गई तो यानी कि अपने समर्थन में रहेंगे, एक जगह अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं बड़े वंश में। तो ऐसे ये बड़े बड़े रिश्तेदारी करके यानी कि बड़े क्षेत्र पे ये फिर शासन करते हैं। हुआ क्या था दरअसल, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया है। यानी कि कहाँ तो इन्होंने वैवाहिक संबंध बना लिए, यानी कि रिश्तेदारी बना ली, और कहीं पे इन्होंने जहाँ पे वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते थे उस क्षेत्र को विजित कर लिया इन्होंने। उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह कर लिया। यहाँ तो इन्होंने खुद विवाह कर लिया, तो नाग राजकुमारी थी कुबेर नागा, इनके साथ विवाह कर लेते हैं, जिससे इनको नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। और रिश्तेदारी में रिश्तेदारी तो आप मानते ही हो कि एक दूसरे की सहायता लगभग करती है, आज के समय में तो नहीं करती, कई बार बोल देते हैं कि सबसे ज्यादा क्या है, कि एक कमेंट आया था ना कि पढ़ाई करते रहो, अगर कामयाब हो गए तो घर वाले खुश, और कामयाब नहीं हुए तो रिश्तेदार खुश। आज के समय का तो ऐसा है, लेकिन यहाँ समय कैसा था कि ये रिश्तेदारी बना लेते थे ताकि रिश्तेदारों से हमें कुछ हेल्प हो सके, सहायता मिल सके। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के शासक से कर देते हैं। वाकाटक वंश के शासक हैं जो रुद्रसेन द्वितीय हैं, इनके साथ कर देते हैं। वाकाटक वंश के साथ भी इनकी घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं, अच्छा संबंध होगा, अच्छा क्षेत्र पे ये शासन कर पाएंगे। फिर क्या किया इन्होंने, अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब शासक कौन है, काकुत्स वर्मन की पुत्री से कर दिया। इनसे कदम शासक की पुत्र काकुत्स वर्मन की पुत्री से कर दिया। एक यहाँ पे इन्होंने अपनी अच्छी स्थिति मजबूत कर ली। आज के समय में कई बार नहीं देखते क्या, आज के समय में नेता लोग देखते हैं या कई ऐसे लोग देखते हैं जहाँ रिश्तेदारी करते हैं, वो तो या तो जिनकी अच्छी पावर हो, राजनीति में चलती है, या जहाँ पे अच्छे अच्छे ऑफिसर ग्रेड के कैंडिडेट हो वहां पे अपनी बेटे की या बेटियों की शादी करते, ताकि हमारे रिश्तेदारी में मजबूत हो, अगर किसी पे कोई विपत्ति आ जाए तो यानी कि हमारे चारों तरफ से सत्ता में हाथ हो। ऐसे आज भी करते हैं बहुत से लोग। सामान्य परिवार से नीचे या सामान्य परिवार वाले तो सामान्य में ढूंढते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनका यही कार्य होता है कि कहीं भी राजनीति में अपने को कोई दिक्कत आ गई तो हम ऐसे ही जगह रिलेशन बना के चलेंगे, करते हैं ऐसे लोग। यही स्थिति तब की है। वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित वाकाटक वंश पर अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि
यहाँ पे एक अच्छी प्रभुत्व मिल गया इनको। वाकाटक राज्य जो मध्य भारत में पड़ता था, अपना प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम मालवा पर भी और गुजरात पर भी, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रिश्तेदारी करने का, अपनी शादी, अपनी पुत्री की शादी, अपने पुत्र की शादी का करने का औचित्य सिर्फ यही था कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र विस्तार किया जाए, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पे शासन किया जाए। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए उन्होंने इतनी रिश्तेदारी की है, और जहां पे रिश्तेदारी संभव नहीं थी वहां पे युद्ध करके उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया। इस वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी इस वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्र तट मिल गया, जो व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जो व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था। इससे मालवा एवं उसका मुख्य नगर उज्जैन समृद्ध हुआ। अब वहां से व्यापार होगा, बाहर देशों से व्यापार होगा, तो व्यापार तो आपको पता ही है स्थिति मजबूत करेगा। तो यहाँ से जो उज्जैन है इसका भी, ये भी समृद्ध हो जाता है, इसका भी अच्छा विकास हो जाता है। ये क्या करते हैं इसके साथ, उज्जैनी को अपनी द्वितीय राजधानी, उज्जैनी को अपना द्वितीय राजधानी, सेकंड कैपिटल बनाते हैं, जबकि इनकी फर्स्ट कैपिटल का नाम होता है पाटलिपुत्र पटना। पहली यानी कि इनकी मुख्य राजधानी पटना है, और ये क्षेत्र विस्तार के माध्यम से उज्जैनी को द्वितीय राजधानी बना लेते हैं, उज्जैनी को द्वितीय दूसरी राजधानी बना लेते हैं, सेकंड कैपिटल बनाते हैं। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय एवं शक, इनके बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय और शकों का भी युद्ध होता है, और शकों के आपको पता ही है इसी युद्ध में अपने भाई की हत्या कर देते हैं, इसी युद्ध के कारण। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शासक, तो शक शासक हैं, रुद्र सिंह तृतीय, क्या नाम है, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर दिया। ऐसा अनुमान है कि शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनकी हत्या के बावजूद ही, इनको पराजित करने के बावजूद ही इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। इनके अलावा और भी उपाधि धारण की थी, और विक्रमादित्य का अर्थ है पराक्रम का सूर्य। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है, पराक्रम का सूर्य, पराक्रम का सूर्य, विक्रमादित्य का अर्थ है पराक्रम का सूर्य। भारतीय अनुश्रुतियों उसे सकारी, जिसका मतलब होता है शक विजेता, उसको क्या बोलते हैं, सकारी। भारतीय अनुश्रुतियां उनको सकारी बोलते हैं। ये एक शकों को विजित करने वाला शासक है, सकारी बोलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए। कौन सी शैली के, व्याघ्र शैली के। क्वेश्चन ऐसे ही पुट हो जाते हैं, ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन भी मान सकते हो। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय पाई, तो इस उपलक्ष्य में उसने कौन सी शैली के चांदी के सिक्के चलवाए थे, तो ये थे व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए थे। इनकी कुछ अन्य उपाधियां और अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम है इनके देवगुप्त हैं, देवराज भी बोलते हैं, और देवश्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देवगुप्त बोलते हैं, देवराज और देवश्री। अब उपाधियां कौन सी थी, एक तो विक्रमादित्य थी। विक्रमादित्य के बारे में आपने देखा है कि इनकी राजधानी क्या थी, विक्रमादित्य थी, विक्रमांक थी, और परम भागवत भी थी। ऐसी कुछ इनकी उपाधियां भी थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुए हैं विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी ज्यादा ये विक्रमादित्य के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, ज्यादा फेमस हुए हैं विक्रमादित्य के नाम से, ये इनकी उपाधियां थी। अब इनके टाइम में ना काल जो कला है, कला और साहित्य को अच्छा उत्थान मिला है, अच्छी मतलब सहारा मिला है इनके समय में कला को। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का स्मरण युद्धों के कारण नहीं बल्कि कला एवं साहित्य के कारण, युद्ध के कारण नहीं, कला एवं साहित्य के कारण, इनके अगाध अनुराग के कारण किया जाता है। देखो जो इनकी प्रसिद्धि हुई है वो ऐसा नहीं कि युद्ध करने से, युद्ध कौशल से इनकी प्रसिद्धि हुई है। जो प्रसिद्धि हुई है वो कला और साहित्य के कारण हुए। इन्हीं के दरबार में नवरत्न हुए हैं, इनके दरबार में नवरत्न हुए हैं। उनके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे बोला जाता था आमतौर पर नवरत्न। नवरत्न, नवरत्न, नवरत्न का मतलब होता है नवरत्न, नवरत्न, जिसमें कालिदास थे, वैद्य धन्वंतरी थे, छपणक थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, वेताल भट्ट थे, खटपरकर थे, वराह मिहिर थे, और वर रुचि थे। ये विद्वान थे। अब ये जो वेताल भट्ट है ना, विक्रम बेताल, मैंने बताया था, जो आप एपिसोड देखते हो कभी बचपन में आपने देखा होगा विक्रम बेताल, वो विक्रम बेताल ऐसे ही थे, के सलाहकार थे वो।
अब यहाँ पे क्या करते हैं वो एपिसोड में कुछ ऐसे घुमा फिरा के कुछ अजीब सी आकृतियाँ बना के उसके कंधे पे बैठा रहता है, ऐसे करके वो बना देते हैं। बाकी वो कहानियाँ कुछ इस प्रकार की ही हैं, यहाँ से ही है वो। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीनी यात्री फाहियान किन के शासनकाल में आया था? चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। विद्या के प्रमुख केंद्र थे पाटलिपुत्र, पटना और उज्जैनी, ये दो प्रमुख केंद्र थे। और इनके पुत्र जो कुमारगुप्त हैं वही नालंदा विश्वविद्यालय बनवाते हैं क्या? याद आया कुछ? हाँ, आ जाएगा नहीं याद आया तो। अब क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव है जो वीरसेन, सेक्रेटरी। ये है शैव धर्म का अनुयायी, ये शैव धर्म को मानता है, भगवान शिव की पूजा करता है। और जो सेनापति है वो अकादेव है, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है, बौद्ध धर्म को मानते हैं। और ये शैव धर्म को मानते हैं। यानी कि अलग अलग, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता है हमारे देश में, आज भी है। आज तो कुछ अनेकता में एकता ऐसी है, एक बार मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे कुछ मेरा किसी के साथ छोटा सा मैं बता रहा था कि भाई भगवान एक उपाधि होती है, आपकी मेहनत से लोग आपको भी भगवान मान सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इंसान नहीं होते, भगवान भगवान होते हैं। मैंने पूछा आप किस भगवान की पूजा करते हो? उन्होंने बताया कि मैं तो ये एक सिरसा में था ना, क्या था उनकी। फिर मैंने उनसे बहस नहीं की तो किसी बच्चे ने बताया कि इनकी ये खुद सिरसा के वाले के भगत हैं, और इनकी माता जी वो आसाराम की हैं, और इनको सिरसा वाले को क्या बोलते थे भाई पता नहीं, और इनके भाई कुछ और के हैं। मतलब घर में 3 कैंडिडेट अलग-अलग भक्ति करते तीनों की। तो अब भी चलता है, ऐसा हुआ है पहले भी। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल है, ये ब्राह्मण धर्म के लिए बहुत पीक पॉइंट हो साबित था। पीक पॉइंट साबित था। चरमोत्कर्ष का मतलब होता है पीक पॉइंट। मुझे पता आप इंग्लिश में ज़्यादा समझोगे। पीक पॉइंट साबित होता है उस टाइम पे। और इस गुप्त काल में ही ना, गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण प्रारंभ होता है। उससे पहले मंदिर के साक्ष्य आपको कहीं नहीं मिलेंगे। गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण होता है। फिर आते हैं कुमारगुप्त के बारे में पढ़ते हैं हम। इसके बारे में पढ़ते हैं कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त के बारे में हम पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। और फिर जो अपना अगला लेक्चर होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अब सभी शासक जो है उनके दौरान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, महिलाओं की व्यवस्था, सामाजिक जीवन, सब कुछ हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से, ताकि आपका एग्जाम जहां से भी क्वेश्चन पुट हो तो आपको समस्या न आए। आप पूरा का पूरा लेक्चर देखें, और लेक्चर के बाद आपको क्या करना है, वो पीडीएफ डाउनलोड करके आपको पीडीएफ पढ़ लेनी है। काफी रहेगी, सफिशिएंट रहेगी। आप डाउनलोड करके अपना इकट्ठा कर सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो, आप आपकी मर्जी है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र है कुमारगुप्त। परंतु कुमारगुप्त के पूर्व भी एक शासक का नाम आता है, जिस जो है ध्रुव देवी, रामगुप्त की पत्नी का पुत्र है, जिनका नाम है गोविंद गुप्त। यह विवादास्पद विषय है। इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है कि ये किसका पुत्र है, या फिर इनके बारे में शासन के बारे में कुछ ज्यादा चर्चा नहीं है। लेकिन ये है जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर देते हैं, उनका पुत्र होता है ये। लेकिन शासक कौन बनते हैं? कुमारगुप्त बनते हैं। शासक कुमारगुप्त बनते हैं। कुमारगुप्त के बिलसड अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और करमंदडा अभिलेख आदि से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुमार अभिलेख के ये शासक बने हैं, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? बिलसडा अभिलेख से मिलती है, बिलसड अभिलेख से मिलती है, मंदसौर अभिलेख से मिलती है, करमंदडा अभिलेख से मिलती है इनकी शासनकाल के बारे में जानकारी। कुमारगुप्त प्रथम के समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनके शासनकाल के जो गुरु अभिलेख हैं कुमारगुप्त के बारे में, सबसे ज्यादा इनके शासनकाल के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है। तो मंदसौर अभिलेख है, यहाँ से इनके शासन व्यवस्था कितना सुंदर, कितना सुव्यवस्थित, एक अच्छे तरीके से स्थापित किया गया शासन था, वो सब का सब कहाँ से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से मिलता है। कहाँ से? मंदसौर अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। जिसकी रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने की थी। जिसकी रचना की थी वत्स भट्टी ने की थी। फिर चल फिर चलते हम सिक्कों की तरफ। सिक्कों के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी काल में हुआ था। रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ था वो गुप्त काल में हुआ है।
और गुप्त काल में उसमें शासक कौन होते हैं? कुमारगुप्त होते हैं। तो रजत सिक्कों का प्रारंभ है। कुमारगुप्त ने मुद्राओं में गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति, अब मयूर मोर, मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराते हैं ये। इस प्रकार की मुद्रा के मुख्य भाग पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर आसीन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण मिलती है। किस शासक के दौरान गरुड़ के स्थान पर, किस शासक के दौरान गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति होती है? वो होते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, अश्वमेध क्या था। अब इनकी उपाधियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र, अश्वमेध आदि की उपाधियां धारण की थी। किस किस की? महेंद्रादित्य, महेंद्र, श्री महेंद्र और महेंद्र अश्वमेध की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई थी। अन्य कुछ विशेषताएं देखते हैं इनके बारे में, कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया। स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल हुए। स्कंदगुप्त जो इनके बाद के शासक आते हैं। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ऑक्सफोर्ड और महायान, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसको बोला जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बोला गया है। फिर चलते हैं इससे अगले शासन पर, अगले शासक के बारे में, जो स्कंदगुप्त हैं। और स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ने वाले हैं वो इनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा। लेकिन आज हम पढ़ते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। और स्कंदगुप्त के बारे में हमने स्टार्ट किया तो इनका जो समय होता है 455 से 467 ईस्वी तक होता है। 455 से 467 ईस्वी तक का इनका समय होता है। कुमारगुप्त का यह उत्तराधिकारी कौन होता है? स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ अभिलेख के अनुसार, भीतरी स्तंभ अभिलेख के अनुसार प्रथम हुण आक्रमण इन्हीं के टाइम पे हुआ था, इन्हीं के समय में हुआ था। प्रथम हुण आक्रमण किसके समय पे हुआ था? प्रथम हुण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। प्रथम हुण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में होता है। जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ का अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को विफल कर दिया, यानी कि इनको हरा दिया। हुणों को हरा देते हैं ये, हुणों को ये हरा देते हैं। कौन? स्कंदगुप्त, जिनका शासनकाल है 455 से 467, 455 से 467 तक, करीब 12 साल ये ही शासन करते हैं। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पद के पुत्र चक्रपाली को सौंपा था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। हेनसांग ने नालंदा संघाराम को बनवाने वाले शासकों में चक्रादित्य के नाम से उल्लेखित किया है, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम की सहायता देने का प्रमाण मिलता है। स्कंदगुप्त ने ऋषभ शैली के लिए नए सिक्के जारी किए। ऋषभ शैली के लिए स्कंदगुप्त ने नए सिक्के जारी किए। किसने ऋषभ शैली के नए सिक्के जारी किए थे? किसने? तो स्कंदगुप्त ने। किसने ऋषभ शैली के नए सिक्के जारी किए थे? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने ऋषभ शैली के सिक्के जारी किए थे। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट, चीन के एक सम्राट है सॉन्ग, इनके दरबार में एक राजदूत भेजते हैं। भारत की तरफ से राजदूत भेजने वाले स्कंदगुप्त हैं सांग के दरबार में। नाम ही सांग है तो सांग करने वाले हैं कुछ। फिर देखते हैं कुछ अन्य शासकों के बारे में। स्कंदगुप्त के पश्चात और भी शासक होते हैं। पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, वालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, भानुगुप्त, वन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय शासक हुए हैं। लेकिन ये छोटे छोटे समय के शासक हुए हैं, इनके बारे में कुछ ज्यादा एग्जामिनर नहीं पूछता है। अगर आपको इतिहास विषय से अगर पीएचडी वगैरह करना है तो सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आपको ये इतनी बातें नहीं पढ़नी है, एग्जामिनर आपसे नहीं पूछता है। बुधगुप्त ने नालंदा महाविहार को धन दान में दिया था। बुधगुप्त कौन से? ये आपके बुधगुप्त। और नालंदा बनवाया किसने था?
कुमारगुप्त प्रथम ने। नरसिंह गुप्त ने हुण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया। ये भी मिहिर कुल के बारे में भी ये प्रश्न भी पूछा जाता है। मिहिर कुल के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता। नरसिंह गुप्त ने हुण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, जो 510 ईस्वी का है, से सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण मिला है। सती प्रथा का, सती प्रथा हमारी जो वैदिक संस्कृति थी उसमें सती प्रथा नहीं थी, उसमें सती प्रथा के उल्लेख नहीं है। सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण कब मिलता है? भानुगुप्त। इनसे पहले सती प्रथा प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन पहला अभिलेख ही प्रमाण कहाँ मिलता है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। विष्णुगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ है? विष्णुगुप्त तृतीय। कौन हुआ है? विष्णुगुप्त तृतीय अंतिम है। फिर क्या, गुप्तों के पतन के साथ नए वंशों का उदय होता। उनमें वल्लभी के मैत्रक, कन्नौज के मोखरी, थानेश्वर के पुष्य भूति। आप हर्ष के बारे में पढ़ेंगे, राजा हर्ष के बारे में पढ़ेंगे। और फिर गुप्तों का शासन है 550 ईस्वी तक जारी रहा, परंतु पतन होती शक्ति का कोई महत्व नहीं रहा गया था। और इसके बारे में पढ़ेंगे इनकी राजनीतिक व्यवस्था, इनकी सामाजिक स्थिति। जो अगला जो अपना टॉपिक होगा वो क्या रहेगा? सामाजिक स्थिति रहेगा। सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, कुछ ऐसे हम अगले अध्याय में, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने इतना पढ़ा था। इनका जो भी आज हमने कवर किया है, ये ध्यान से एक बार वीडियो को आप रिवाइज करके देख लेना। कंटेंट है आपका ये, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना ऐप से, और ऐप से डाउनलोड कर सकते हो आप, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।